नमस्कार दोस्तों, आज है 9 मार्च और हम 9 मार्च के लिए कंप्लीट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। देखते हैं कि क्या-क्या आज है हमारे पास पढ़ने के लिए। वैसे आज का जो सेशन है काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल होने वाला है, बहुत सारी पॉलिटिकल न्यूज़ हैं, सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी घटनाएँ हुई हैं, बहुत बड़े बदलाव हुए हैं, ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे हम तमिलनाडु से। तमिलनाडु में हुआ क्या है कि आर.एन. रवि साहब उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है पश्चिम बंगाल। अब वो तमिलनाडु के गवर्नर नहीं हैं, अब वो गवर्नर होंगे पश्चिम बंगाल के। और तमिलनाडु का जो कार्यभार है, तमिलनाडु का जो राज्यपाल का जो कार्य है, वो अपने केरलम केरलम के राज्यपाल को दे दिया है। ठीक है? इसके ही साथ हम देखेंगे आर्टिकल 176, क्योंकि आर्टिकल 176 को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ हो चुकी हैं, हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि आर्टिकल 176 कहता है कि जो हमारे राज्यपाल हैं, वो अभिभाषण देंगे। कहाँ पर देंगे? अपनी विधानसभा है वहाँ पर देंगे, अगर 2 सदनी विधानसभा है तो विधान परिषद में भी देंगे। और ये जो आर्टिकल है इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं कि कब अभिभाषण देंगे, क्या ज़रूरी है या नहीं है, वगैरह-वगैरह सारी चीज़ें हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे, हमारे जो शुरुआत में 2 आर्टिकल हैं उनसे। उसके बाद है नेपाल का इलेक्शन। नेपाल में इलेक्शन हुए हैं, नेपाल में 2026 के चुनाव हुए हैं। 2026 के चुनावों में हुआ क्या है कि एक जनरेशनल शिफ्ट दिखाई दे रहा है। जो पुराने नेता थे, जो पुरानी पौध थी, जो पुराने जिनके पास बहुत ज़्यादा अनुभव था, उन नेताओं को अब यहाँ से हटना पड़ेगा, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़, चाहे वो केपी ओली हो, चाहे वो पुष्प दहल कमल हो, चाहे दूसरे नेता हो, अब चुनावों में उनकी हार हुई है और एक नया नेता, एक नया लीडर, एक बहुत ही ज़्यादा यंग लीडर, एक 35 साल का लड़का यहाँ पर चुनाव जीता है और प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। ठीक है, ये रैपर थे जो अब प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। रैपर थे और काठमांडू के मेयर रह चुके हैं। और अभी जेन-ज़ी का जो प्रोटेस्ट हुआ था नेपाल में, उसके बाद से यहाँ पर इनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। तो बांग्लादेश के बाद यहाँ पर नेपाल में भी नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, सरकार में परिवर्तन हुआ है, सत्ता में परिवर्तन हुआ है। ठीक? ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे कि लोकसभा के स्पीकर को हटाने के लिए हमने जो पहले पढ़ा था, जो हमारा बजट सेशन है 2026-27 का जो बजट सेशन है, उसके जो पहले चरण में जो ड्रामा हुआ था, जो सारी पॉलिटिकल उठापटक हुई थी, जहाँ पर हमारे जो स्पीकर हैं उनको लेकर विपक्ष ने जो आपत्तियाँ जताई थी और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। और उसको लेकर अब क्योंकि 14 दिन का नोटिस पीरियड होता है, तो उसके बाद अब दूसरा चरण लगने वाला है। शायद आज से ही लगेगा, 9 मार्च से। तो इसको लेकर फिर से हंगामा होने वाला है, इसको लेकर चर्चा होने वाली है, तो हम इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। इसके साथ में हम जोड़कर पढ़ेंगे आर्टिकल 94 को, कि इसके साथ ही हम आर्टिकल 94 को पढ़ेंगे, दोनों को जोड़कर देखेंगे, क्योंकि आर्टिकल 94 ही वो आर्टिकल है जिसमें आपको वो प्रोसेस दी गई है कि कैसे लोकसभा के स्पीकर हटाए जा सकते हैं या हट सकते हैं। तो उसको लेकर हम 94 के जो प्रावधान हैं उनको डिटेल में देखेंगे। फिर नया सुप्रीम लीडर ईरान का चुन लिया गया है या बन गए हैं। जो पुराने लीडर थे खामनेई, अब उनके बेटे यहाँ पर मुज्तबा खामनेई, वो नए सुप्रीम लीडर होने वाले हैं। तो जैसे पॉलिटिकल न्यूज़ बहुत सारी हैं, गवर्नर को हटाना या उनका ट्रांसफ़र करना भी पॉलिटिकल न्यूज़ है। नेपाल में जो इलेक्शन हुए हैं वो भी इसी तरह की न्यूज़ है। फिर यहाँ पर नए सुप्रीम लीडर बने हैं, वो भी इसी तरह की न्यूज़ है। फिर हमारे पास कुछ 2-3 छोटी-छोटी और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जिनमें अपना चेन्नई के पास में एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगने वाला है या उस पर काम चल रहा है और उसको लेकर चर्चा हो रही है, तो हम उसके बारे में भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि भारत में ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर के मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और उसको लेकर थोड़ी-सी यहाँ पर चिंताएँ बढ़ी है। क्या है सारा मामला, देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। फिर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन को रिवीजन में देखेंगे और सबसे लास्ट में एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कवर करने वाले हैं, सभी को हम देखेंगे। और सबसे लास्ट में एमसीक्यू, जो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि बिना एमसीक्यू के आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। आप कितना ही पढ़ लें, अगर एमसीक्यू अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब है कि आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। शुरू में सबसे पहले जो न्यूज़ हमने देखी थी कि वो है आर.एन. रवि साहब। आर.एन. रवि साहब अभी तक तमिलनाडु के
गवर्नर थे, इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा, न्यूज़, वाद विवाद होता ही रहता था। ये हमेशा कभी न कभी, कहीं न कहीं न्यूज़ में बने रहते थे। तो आर.एन. रवि साहब अब तमिलनाडु के गवर्नर नहीं होंगे, अब वो गवर्नर होंगे पश्चिम बंगाल के। तमिलनाडु में चुनाव भी आने वाले हैं और चुनावों को लेकर भी तमिलनाडु के बारे में चर्चाएँ बढ़ी हैं। ठीक है? लगातार टकराव हो रहा था, जैसा आप जानते हैं। उन्होंने राज्यपाल का जो अभिभाषण है, उसका कुछ हिस्सा पढ़ा था, बाकी जो हिस्सा था उन्होंने पढ़ने से इनकार भी कर दिया था और उसको लेकर आर्टिकल 176 चर्चा में था। इसी तरह अगर हम हमारी संसद के मामले में देखें तो आर्टिकल 87 ऐसा ही प्रावधान करता है, बस यहाँ पर राष्ट्रपति है और 176 में राज्यपाल है। तो इनको लेकर जो ये पूरा विवाद है, उसको लेकर हमें आर्टिकल 176 को हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इसको याद रखना है, ठीक? कुछ बिल्स को लेकर भी जब विधानसभा इनके पास बिल को स्वीकृत करने के लिए भेजती थी, तो ये इसे हस्ताक्षर नहीं करते थे, पॉकेट वीटो कर देते थे या फिर वापस भेज देते थे और इस तरह के मामले कई सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में तो यहाँ तक कि लंबित विधेयकों पर असेंट भी दे दिया था। तो यहाँ तक एक राज्यपाल के लिए जो विवाद है वो यहाँ तक बढ़ा था, वो भी हमने देखा है। आर्टिकल 200 के तहत इन्होंने विधेयकों पर निर्णय देने में देरी करने से राज्य के जो विधायी कार्य हैं वो रुके हैं, उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद होता था। और आर.एन. रवि साहब को अगर हम जानते हैं तो सिर्फ विवादों के कारण ही जानते हैं, वरना हमारे भारत में कितने ही राज्यपाल हैं, शायद हम सभी का नाम नहीं जानते। आर.एन. रवि साहब का नाम इसलिए जानते हैं क्योंकि इनका विवादों से काफ़ी गहरा और न्यूज़ से काफ़ी नज़दीकी नाता है। इसके बाद अब सर्वोच्च न्यायालय ने जो विवाद हुए थे उसमें फैसला भी दिया था कि राज्यपाल की अगर स्वीकृति नहीं देते हैं तो विधायक मृत हो जाता है। तो ये जो दावा है, ये दावा भी हमारा सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और डीम्ड असेंट दिया था कुछ विधेयकों के मामले में, ठीक? जो वहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स है उसको लेकर ये काफ़ी आलोचनात्मक रहे हैं, उसके खिलाफ बोलते रहे हैं। हालाँकि राज्यों की राजनीति है और उसके लिए हमारे संविधान ने एक व्यवस्था बनाई है जहाँ पर पार्टी सिस्टम है, अलग-अलग पार्टीज़ अपनी विचारधारा के साथ जनता के बीच में जाती है और अपने-अपने वादों पर, अपनी-अपनी विचारधारा पर लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करती है, लोग उनका समर्थन करते हैं और सरकार बनती है। और राज्यपालों को जो भूमिका दी गई है, राज्यपाल कई बार उन भूमिकाओं से बाहर जाकर, अपने अधिकारों से बाहर जाकर इस तरह हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। हालाँकि फिर राज्यपाल तो राज्यपाल हैं, इस तरह के विवाद हमने दूसरी जगहों भी होते देखे हैं और राज्यपालों के मामले कई बार न्यायालय तक भी पहुँचे हैं और उसको लेकर भी न्यायालय ने फैसले दिए हैं, कभी उनके पक्ष में, कभी उनके खिलाफ, इस तरह से मामले चलते रहे हैं। और इनको लेकर चूँकि स्टेट और सेंटर का जो रिलेशन है, केंद्र सरकार का या संघ सरकार का और जो राज्यों का रिलेशन है, उसमें राज्यपाल एक बड़ी भूमिका निभाता है, एक सेतु की तरह काम करता है। और अगर यही सेतु यहाँ पर गड़बड़ करेगा, यही सेतु यहाँ पर विवादों का कारण बनेगा, तो केंद्र में और संघ की सरकार में, राज्य की सरकार में जो रिलेशन है वो बिगड़ेंगे और उनको लेकर विवाद खड़े होंगे और फिर अल्टीमेटली जो हमारी पॉलिटिकल व्यवस्था है उसमें डिसरप्शन होता है, उसमें डिस्टर्बेंस होता है, वाद-विवाद खड़े होते हैं, जनता के काम ठप होते हैं और जैसे हम देखते हैं कि विधेयकों पर स्वीकृति ही नहीं आती, लंबे समय तक विधेयक पारित नहीं होते और कानून का रूप नहीं ले पाते विधेयक। इस तरह से फिर कई विधायी काम, कई प्रशासनिक काम रुक जाते हैं। दिल्ली में भी हमने देखा है इस तरह का जो मनमुटाव, इस तरह का जो टकराव है वो होता रहता था। फिर पंजाब में इस तरह का टकराव हमने देखा है, पश्चिम बंगाल में देखा है, केरला में देखा है। मतलब जहाँ पर भी केंद्र सरकार से जो अलग पार्टियों की सरकार है, वहाँ पर इस तरह के टकराव एक आम बात हो चुके हैं। ठीक? अब इसको लेकर आर्टिकल 176 चर्चा में था, तो आज हम आर्टिकल 176 देखेंगे। आर्टिकल 176 कहता है कि राज्यपाल को हर एक आम चुनाव के बाद, राज्यपाल मतलब जब मान लीजिए तमिलनाडु की बात कर रहे हैं तो तमिलनाडु में अभी चुनाव होने वाला है, तो तमिलनाडु का जब चुनाव हो जाएगा और चुनाव होने के बाद जो पहली यहाँ पर सदन की बैठक होगी, मतलब वहाँ की, मतलब तमिलनाडु की जो विधानसभा है उसकी जो बैठक होगी उसमें जो राज्यपाल हैं वो अपना अभिभाषण देंगे और हर साल जो नया सत्र शुरू होगा तब यहाँ पर राज्यपाल अपना अभिभाषण देंगे। हालाँकि पहले ऐसा नहीं था, पहले जब हमारे संविधान में मूल रूप से लिखा हुआ था कि हर एक सत्र में अभिभाषण देना है, लेकिन उसको बदलकर अब कर दिया गया है कि चुनाव के बाद, हर एक आम चुनाव के बाद पहला सत्र और प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र, इन 2 मौकों पर जो राज्यपाल हैं वो विधानसभा के सदनों को संबोधित करेंगे। ठीक?
क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि भाई साहब हमारी जो सरकार है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो राज्यपाल होते हैं वही आधिकारिक तौर पर, संवैधानिक तौर पर राज्य की सरकार के मुखिया होते हैं और जो मंत्रिमंडल होता है, ये मंत्रिमंडल उनके बिहाफ़ में काम कर रहा होता है, उनकी मदद करने के लिए काम कर रहा होता है। मतलब संवैधानिक तौर पर तो व्यवस्था ये है, लेकिन जो शक्तियाँ हैं, वास्तविक शक्तियाँ हैं, वो शक्तियाँ हैं सरकार के पास। लेकिन कई बार इन शक्तियों को लेकर, इन अधिकारों को लेकर टकराव खड़े होते हैं और जैसे विवाद खड़े हमने देखे हैं, विवाद हुए हैं, वैसे विवाद भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर राज्यपाल एक संवैधानिक मुखिया होने के नाते संविधान ने जो उनको ज़िम्मेदारी दी है, उस ज़िम्मेदारी के नाते वो बताते हैं कि हमारी सरकार की नीतियाँ ये रही हैं, हमारी उपलब्धियाँ ये रही हैं, नीतियाँ ये होने वाली हैं और आगामी जो हमारे कार्यक्रम हैं, वो कैसे रहेंगे। ये सारी चीज़ें अपने अभिभाषण के माध्यम से राज्यपाल समय-समय पर सदन को बताते हैं और सदन को बताते हैं, उसके माध्यम से पूरे राज्य को बताया जाता है कि भाई साहब हम ये काम कर रहे हैं, ये काम कर लिए हैं और ये जो काम है वो वगैरह-वगैरह आने वाले समय में करेंगे। ये हमारी उपलब्धियाँ रही है, जो हमने टारगेट तय किए हैं उनको इतना-इतना अचीव कर लिया है, कहाँ कमियाँ रह गई है इनको हम दूर करेंगे वगैरह-वगैरह, ये सारी बातें यहाँ पर बताई जाती है। अब विवाद क्यों खड़ा हुआ था? क्योंकि राज्यपाल ने राज्यपाल का अभिभाषण देने से मना कर दिया था। अब सवाल उठता है कि क्या ये जो अभिभाषण है उसे देना ज़रूरी है और क्या उसमें जो मंत्रिमंडल लिख कर देता है पूरा भाषण, क्या उसे पढ़ना ज़रूरी है? तो उसको लेकर मामले समय-समय पर कोर्ट में भी गए हैं और वहाँ पर जो मामले गए हैं, एक मामला है पश्चिम बंगाल का, वहाँ पर इस तरह का मामला गया था और कहा गया था कि कलकत्ता हाई कोर्ट गया था और कहा गया था कि ज़रूरी है अभिभाषण देना, लेकिन अगर राज्यपाल नहीं देते हैं तो उसे किसी भी नियम कानून का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो मतलब सीधी-सी बात है, कंसेंट एक सामंजस्य की बात है, जो सामंजस्य होना चाहिए राज्यपाल में और सरकार में और केंद्र और राज्य की सरकार में, उसको यहाँ पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, न कि नियम निर्धारण को, न कि लिखित नियमों को, न कि कोई लिखा जो रूल बुक है, उसमें यहाँ पर इस तरह का कोई बात लिखी हुई नहीं है। हालाँकि अलग-अलग समय पर जो रूलिंग्स आई हैं, अलग-अलग समय पर हमारे न्यायालय ने जो फैसले दिए हैं, उनको एक फैसला है जैसे शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य, एक है नवाब रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर मामला। उनमें कहा गया था कि राज्यपाल का जो अभिभाषण है, वो संवैधानिक कर्तव्य है और मंत्रिपरिषद की सलाह पर इन्हें देना होगा। हालाँकि जो दूसरे फैसले हैं, उनमें ये भी कहा गया है कि अगर राज्यपाल अभिभाषण नहीं देते हैं, तो उसे संविधान का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो ये सारे मामले थे और आर्टिकल 176 हम देख चुके हैं। बाकी आगे अगर कुछ चर्चा होगी, वहाँ पर क्या होता है पश्चिम बंगाल में, आर.एन. रवि साहब जा ही रहे हैं, तो और भी कुछ न्यूज़ हमारे लिए ये ज़रूर पहुँचाएँगे। ठीक? दूसरा मामला है नेपाल का। नेपाल में जनरेशनल शिफ्ट हुआ है क्योंकि जो पुराने नेता थे, जो अभी तक इतने सालों से नेपाल की सरकार को चलाते आ रहे थे, हम देखते थे कि नेपाल में जो सरकारें थीं, वो लंबे समय तक चल नहीं पाती थी। अलग-अलग पार्टीज़ की सरकार थी, नेपाली कांग्रेस थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल थी वगैरह, वगैरह और ये अक्सर पाले बदल कर, गठबंधन कर के सरकारों को बदला करते थे और यहाँ पर नेपाल में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अस्थिरता थी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी और उसको लेकर नेपाल परेशान था। काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार था क्योंकि सरकारों ने लंबे समय तक काम किया नहीं है, जनता को कुछ मिला नहीं है, जनता के काम हुए नहीं है, जनता के हितों के बजाय यहाँ पर नेता और नेताओं के जो बच्चे हैं, उनका ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे थे, इन्होंने प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, इन्होंने जो सार्वजनिक संपत्ति उसका मिसयूज़ किया है, भ्रष्टाचार भयंकर था और उसको लेकर फिर नेपाल में जेन ज़ी विरोध प्रदर्शन हुआ था और विरोध प्रदर्शनों में वहाँ की सरकार को उखाड़ फेंका था। उसके बाद यहाँ पर चुनाव हुए हैं और चुनाव हुए तो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, वो लगभग 165 सीटों पर जीते हैं और ये जो उनके लीडर हैं, ये अब उनका नेतृत्व करने वाले हैं। इनका नाम है बालेंद्र शाह या बालेन शाह भी कहते हैं इनको और ये रैपर थे और ये काठमांडू के गवर्नर भी रहे हैं और अब इनको एक नई ज़िम्मेदारी, एक महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी मिलने जा रही है। केपी शर्मा ओली हो, पुष्प कमल दहल हो, चाहे वो शेर बहादुर देउवा हो, जैसे पुराने जो नेता थे, उनकी जो पार्टियां हैं चुनावों में हारी हैं और अब पूरी सत्ता परिवर्तित होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक? 1990 के दशक से ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बहुदलीय लोकतंत्र था, अलग-अलग पार्टीज़ यहाँ पर थी, अलग-अलग रीजन में इनका इफ़ेक्ट था और बहुमत किसी को भी नहीं मिलता था, गठबंधन की सरकारें बनती थी, तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी यहाँ पर दिखाई देती थी, सरकार बार-बार बदलती थी और नीतियाँ ठीक से लागू नहीं हो पाती थी। तो ये सारा खेल था और इससे
जैसे हमने बात की भ्रष्टाचार से परेशान, संरक्षणवादी राजनीति से परेशान, भाई भतीजावाद से परेशान था नेपाल और आखिरकार उस व्यवस्था को अब उखाड़ कर फेंका जा रहा है। अब जितनी उम्मीदों से नई सरकार बन रही है, जितनी उम्मीदों से चुनाव हुए हैं, जितनी उम्मीदों से नए उम्मीदवारों को चुना गया है, नए लीडर्स को चुना गया है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है कि वो नेपाल को एक भ्रष्टाचार मुक्त, एक संरक्षणवादी राजनीति से मुक्त, एक खराब आर्थिक हालतों से मुक्त नेपाल बनाएं और एक नेपाल को नई दिशा प्रदान करें। चूँकि नई सरकार आती है, उसके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, या फिर अगर ये व्यवस्था भी, मतलब नई वाली व्यवस्था भी पुरानी व्यवस्था की तरह काम करेगी, तो नेपाल से काफ़ी ज़्यादा हम देखेंगे कि लोगों में निराशा बढ़ेगी। हो सकता है लोकतंत्र से भरोसा उठे, या फिर ये व्यवस्था में इसी तरह से चलती रहेगी जहाँ पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहेगी, बार-बार सरकारें बदलेगी, सरकारें बदलेंगी तो नीतियाँ ठीक से लागू नहीं हो पाएगी, आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा और नेपाल को एक सही, स्थिर और लंबे समय तक चलने वाली एक व्यवस्था नहीं मिल पाएगी। पड़ोसी देश है नेपाल हमारा, और पड़ोसी देश होने के नाते भारत के लिए भी ज़रूरी है कि नेपाल स्थिर रहे और नेपाल के साथ भारत के संबंध अच्छे रहें। जैसे हमने बांग्लादेश में देखा, बांग्लादेश में भी पुरानी व्यवस्था को लोगों ने उखाड़ फेंका है, एक नई व्यवस्था बनाई है, काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी है, काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। वैसे ही नेपाल में भी अब बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, नई सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव, प्रेशर और कहें कि उम्मीदों का भार है, और उसे पूरा करना उनकी जिम्मेदारी बनने वाली है, और चुनौती भी यही है। ठीक, इसके बाद है हमारे जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला साहब, उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव आया था, और प्रस्ताव आता है, आप जानते हैं आर्टिकल 94 को हम देखेंगे भी कि उसमें क्या प्रक्रिया है और 14 दिन का क्या मामला है। तो ये जो सारी प्रक्रिया है, अब नया बजट, मतलब जो बजट सत्र है उसका दूसरा चरण शुरू होने वाला है, तो उसमें फिर से चर्चा होगी, और चर्चा होगी तो एक बार फिर से हंगामे हो सकते हैं। इस पर चर्चा होगी क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उस पर पक्ष विपक्ष दोनों बोलते हैं, दोनों अपने अपने मुद्दे रखते हैं, दोनों देश की जनता को संबोधित करेंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे। हालांकि जो मोशन है, जो अविश्वास प्रस्ताव है, उसके पक्ष में आप जानते हैं कि विपक्ष के पास बहुमत होता तो सरकार में होते, तो बहुमत तो है नहीं। सरकार के पास तगड़ा बहुमत है, सरकार के पास 300 से भी ज़्यादा सांसद हैं और इसके पास होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन इस तरह के मामलों में ज़रूरी ये होता है कि लोकसभा के खिलाफ इस तरह का प्रस्ताव आना ही उनकी जो कार्यप्रणाली है, उनकी जो निष्पक्षता है, उसके ऊपर सवाल उठाता है, और उन्हें एक नैतिकता जो उनकी है कि उन्हें निष्पक्ष रहना है, उसके ऊपर जब सवाल उठते हैं तो एक लोकतांत्रिक गरिमा होती है, एक लोकतांत्रिक शर्म जैसी बात होती है कि इनके खिलाफ ये वाला प्रस्ताव आया है। ठीक, 94 को देखेंगे, 94 को देखेंगे, खास तौर पर 94C को देखेंगे। क्या कहता है 94C? ठीक, तो 94C कहता है कि लोकसभा है, जो हमारी लोकसभा, क्योंकि लोकसभा में स्पीकर होते हैं, हमारा जो सदन है, 2 सदन है, हमारी जो संसद है उसके 2 सदन हैं, तो हमारी संसद के 2 सदन, संसद में एक तरफ एक सदन है लोकसभा, दूसरा सदन है राज्यसभा। अब राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो तो होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति जो अध्यक्ष होते हैं, हालांकि उन्हें सभापति कहा जाता है राज्यसभा में, तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो होते हैं उपसभापति, और लोकसभा के मामले में लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष कहा जाता है, जो कि अभी ओम बिरला साहब हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लोकसभा की। तो लोकसभा से अगर आपको स्पीकर को या डिप्टी स्पीकर को हटाना है, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हटाना है, तो उसके लिए जो प्रावधान है, जो प्रोसेस है, वो आपको मिलेगी 94 में। आर्टिकल 94 को हम 9 पॉइंट्स में कवर करेंगे। जो संविधान की भाषा है वो थोड़ी सी अलग है, वो थोड़ी सी जटिल है। हम सरल शब्दों में, सरल भाषा में 9 पॉइंट्स में इस पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि लोकसभा के अध्यक्ष या लोकसभा के उपाध्यक्ष, इनको जो हटाने की प्रक्रिया है वो 94 में है। दूसरा पॉइंट है कि ये पद खाली होने पर, या फिर इस्तीफा देने पर, या फिर हटाए जाने पर अपने पद से हट सकते हैं। पद खाली होने पर, तीनों में अंतर है। पद खाली होना, इस्तीफा और हटाया जाना, इन तीनों में अलग अलग कंडीशंस हैं, और ये जो 3 कंडीशन हैं, इनके आधार पर लोकसभा के अध्यक्ष को या लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपने पद से हटना होता है। कैसे? तो इसके लिए जो अगला पॉइंट है वो ये है कि लोकसभा के अगर सदस्य नहीं रह जाते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य नहीं रह जाते हैं, तो अपने आप ये पद इनको छोड़ना पड़ेगा।
ठीक। आप जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव होते हैं। हमारा जो पूरा देश है, वो लगभग 543 लोकसभा की सीटों में बँटा हुआ है और इन सीटों पर एक-एक सांसद चुने जाते हैं और ये लोकसभा पहुँचते हैं और इन्हें लोकसभा के सदस्य कहा जाता है और इन्हीं सदस्यों में से एक व्यक्ति अध्यक्ष बनता है, जिसका बहुमत सरकार के पक्ष में होता है या सरकार का जो पक्ष होता है, जिसके पास बहुमत होता है, वो जिसे चाहती है, उसे चुनाव में खड़ा करती है या फिर निर्विरोध जैसे भी होता है, अध्यक्ष चुन लिया जाता है और इस अध्यक्ष को चुनने के लिए एक कंडीशन, अब जैसे ये हटाने की कंडीशन है, मतलब चुनने की भी यही कंडीशन होगी कि उनका लोकसभा का सदस्य होना ज़रूरी है। तो अगर लोकसभा के सदस्य नहीं रहते हैं तो इन्हें पद छोड़ना पड़ता है, ठीक? दूसरी बात, ये सॉरी ये अपने जो उपाध्यक्ष हैं, मतलब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को इस्तीफ़ा देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। पहली कंडीशन ये है कि लोकसभा के सदस्य न रहने पर अपना पद छोड़ना पड़ेगा। दूसरी है कि ये उपाध्यक्ष को, मतलब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को इस्तीफ़ा देकर पद छोड़ सकते हैं। तो पहली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर इन्हें हटा दिया जाए, कैसे हटा दिया जाएगा? इन्हें हटाया जाएगा जो उपस्थित सदस्य हैं, उनके बहुमत से। कोई स्पेशल बहुमत नहीं चाहिए आपको, जितने सदस्य यहाँ पर वोटिंग करेंगे 50% प्लस 1 से आपको हटा दिया जाएगा। लेकिन हटाने के लिए, वोटिंग के लिए उसके पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले आपको यहाँ पर नोटिस देना पड़ेगा और 14 दिन पहले नोटिस दोगे। नोटिस देने के बाद इस पर चर्चा होगी, 14 दिन बाद चर्चा होगी और इसके लिए जो पूरी कार्रवाई है उसमें अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं, उनकी जगह दूसरे कोई स्पीकर हैं या कार्यकारी स्पीकर हैं या डिप्टी स्पीकर हैं वगैरह-वगैरह जो भी हैं, वो यहाँ पर अध्यक्षता करेंगे और 14 दिनों के बाद, 14 दिनों के नोटिस के बाद ये सारी प्रक्रिया होगी और उन्हें अगर बहुमत से हटाया जाता है तो हटा दिया जाएगा, ठीक? यहाँ तक तो हटाने की प्रक्रिया थी, लेकिन एक ये जो पॉइंट है इसको भी हम समझ सकते हैं। आपको यहाँ से इसको याद रखना है और ये कहता है कि जैसे लोकसभा भंग हो जाती है, जैसे 2029 की लोकसभा भंग होगी, तो लोकसभा के भंग होने से लेकर अगली सरकार के गठन तक जो अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष रहेंगे। अगली जो मतलब लोकसभा की जो बैठक होगी वहाँ तक जो पुराने स्पीकर है वो स्पीकर रहेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। ये प्रशासनिक हमें प्रशासनिक क्या कहें सहूलियत के लिए ये प्रावधान रखा गया है। तो नए सदन की पहली बैठक तक जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे, ठीक? ये वाला प्रावधान अलग है। बाकी जो प्रावधान है वो हटाए जाने की प्रक्रिया से है। 3 तरह से हटा सकते हैं। पहला तरीका है वे खुद अगर इस्तीफ़ा दे, मतलब पहला तरीका तो वो वाला था कि जिसमें वे खुद अगर अपने लोकसभा के सदस्य नहीं रह जाते हैं तो उन्हें अध्यक्ष पद से हटना पड़ेगा। दूसरा प्रावधान है कि आपको ये जो अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को, दोनों एक दूसरे को अगर लिखित में इस्तीफ़ा देते हैं तो हट सकते हैं। फिर आपको साधारण बहुमत से अगर हटा दिया जाता है 14 दिन का नोटिस देने के बाद, 14 दिन के बाद वोटिंग होगी। वोटिंग से पहले हालांकि चर्चा होती है और उसके बाद पूरी प्रक्रिया के बाद हटाया जाता है तो हटा दिया जा सकता है, ठीक? तो ये पूरी प्रक्रिया है लोकसभा के अध्यक्ष को हटाए जाने की। 94 आपको याद रखना है। आप चलते हैं ईरान। ईरान में हुआ क्या है, आप जानते हैं कि ईरान से यूएसए और इज़राइल का युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली ख़ामेनी साहब, उनकी मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु के बाद अब उनके बेटे, यहाँ पर ये जो बेटे हैं ये ज़रूरी है क्योंकि अभी तक जो ये जो बेटे के बेटे इस तरह की जो व्यवस्था थी, वंशवादी जो व्यवस्था थी उसका यहाँ पर विरोध होता आया था। लेकिन अब मुज्तबा ख़ामेनी को देश का नया सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। ये पुराने जो सुप्रीम लीडर थे उनके ही बेटे हैं। 28 फरवरी को इज़राइल और ईरान के हमलों में उनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद से पद खाली था और अंदाज़ा लगाया जा रहा था, अनुमान लगाया जा रहा था कि ईरान अब घुटने पर आएगा, ईरान अब बैकफुट पर आएगा, ईरान पीछे हटेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, नए लीडर को चुन लिया गया है और चूँकि एक भले ही वहाँ पर ईरान में एक चुनी हुई व्यवस्था न हो, हालांकि वहाँ पर एक चुनी हुई सरकार भी होती है, लेकिन जो असली पावर है वो सुप्रीम लीडर्स के पास ही होती है, सुप्रीम लीडर के पास होती है। तो सुप्रीम लीडर भले ही चुना हुआ ना हो, लेकिन वहाँ पर एक संस्थागत व्यवस्था है, वहाँ पर एक हायरार्की है और उस तरीके से वहाँ पर काम होता है। तो इतना आसान नहीं था ईरान को यहाँ पर सुप्रीम लीडर को मारने के बाद ईरान को यहाँ पर बैकफुट पर धकेलना या फिर ईरान को हराना या फिर ईरान में सत्ता परिवर्तन करना। और अब हम जैसा देख रहे हैं कि अली ख़ामेनी की मृत्यु के बाद
उनके बेटे मुज्तबा अली खामनी यहाँ पर नए सुप्रीम लीडर बने हैं। इनका जन्म 6 सितंबर 1969 को ईरान में ही हुआ था। फिर ये उनके ही बेटे हैं वगैरह वगैरह। रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स में भी शामिल हुए थे ये। इसका मतलब है कि उन्हें प्रशासन, शासन और सेना वगैरह इनका काफ़ी लंबा अनुभव है। और इनका चयन ऐतिहासिक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ईरान की व्यवस्था परंपरागत रूप से पिता से पुत्र को सत्ता हस्तांतरण का विरोध करती रही है, लेकिन अब यहाँ पर सत्ता बेटे को हस्तांतरित हुई है, जो कि ऐतिहासिक है। उनकी जो पुराने सुप्रीम लीडर है उनकी मृत्यु भी ऐतिहासिक थी और इनका चुना जाना भी ऐतिहासिक है। इसके बाद एक अगली न्यूज़ है। अगली न्यूज़ का एक अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरह से कचरे का निपटान किया जा सकता है और किस तरह से कचरे का यूज़ बिजली पैदा करने के लिए, कचरे का यूज़ एनर्जी के लिए भी किया जा सकता है। तो ये बात है चेन्नई की। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन जो अ, अपने हम कहें कि चेन्नई का जो लोकल बॉडी है, चेन्नई की जो गवर्निंग लोकल बॉडी है, वो कचरे से बिजली बनाने का संयंत्र लगाने जा रही है। साथ में एक लैंडफिल साइट भी है जो इसमें वैज्ञानिक तरीके से कचरे का निपटान किया जाएगा। अब कचरे को अलग-अलग किया जाना है। आप जानते हैं इस तरह के एग्जाम्पल हमारे देश में बहुत कम है। जैसे इंदौर में एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। कुछ दूसरी जगह भी इस तरह के एग्जाम्पल हमें दिखाई देते हैं और ये जो एक नया एग्जाम्पल है ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रेरणादायक है। तो यहाँ पर प्रतिदिन लगभग 2400 टन जो ठोस कचरा है, जो कचरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा इकट्ठा किया जाता है, उस कचरे का यूज़ करके 2400 टन 2400 टन कचरे से बिजली बनाई जाएगी, उसको प्रोसेस किया जाएगा और 45 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी यहाँ से। इसके लिए काफ़ी बड़ी रकम अनुदान में भी दी गई है और एक बड़े एरिया में ये सारी फैसिलिटी स्थापित होने जा रही है। जीसीसी में प्रतिदिन 1800, जीसीसी यानी ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन में यहाँ पर प्रतिदिन 1800 टन अलग-अलग किया गया कचरा और 800 टन मिश्रित कचरा उपलब्ध होगा यहाँ से, जीसीसी से। तो यहाँ पर ये जो कचरा है उसको प्रोसेस किया जाएगा, अलग-अलग कचरा किया जाएगा। जिस कचरे को यहाँ पर लैंडफिल साइट में डंप करना है तो वो उसके लिए वैज्ञानिक प्रोसेस है और बिजली बनाने के लिए भी यहाँ पर फैसिलिटी लगाई जा रही है। काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है और इस तरह के जो इनिशिएटिव हैं, अगर हमारी जो दूसरी म्युनिसिपल बॉडीज़ हैं, जो दूसरी लोकल गवर्निंग बॉडीज़ हैं, वो भी अगर इसमें इंटरेस्ट लेंगी तो कचरे की समस्या सॉल्व हो सकती है और ऊर्जा की समस्या भी सॉल्व हो सकती है। साथ में जो हमारा नेट ज़ीरो का टारगेट है उसे प्राप्त करने में भी हमें मदद मिलेगी, क्योंकि जो ये जो कचरा है इसका यूज़ करके बिजली बनेगी। एक रिन्यूएबल तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, फिर भी रिन्यूएबल सोर्सेज़ से जो आ रहा है वो और जो कार्बन एमिशन है उसको कम करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इसके बाद है हमारे पास भारत में कैंसर के मामले 3 दशकों में 2 गुने से अधिक हो गए हैं। ठीक? काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक स्थिति है क्योंकि 1990 में प्रति 1 लाख महिलाओं पर 13 मामले सामने आते थे, एक आंकड़े के हिसाब से। प्रति 1 लाख महिलाओं पर 13 मामले स्तन कैंसर के, लेकिन 2023 तक आते-आते लगभग ये 29 से 30 मामले हो गए हैं प्रति 1 लाख महिलाओं पर। अब स्तन कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? तो इसके लिए 2 कारण हो सकते हैं। एक तो वाक़ई में इस तरह की समस्याएँ हों, जो होती भी हैं। हमारी जो लाइफ़स्टाइल बदली है, जो स्तनपान कराने से परहेज़ करती हैं महिलाएँ, साथ में तंबाकू या शराब का सेवन या फिर जो लाइफ़स्टाइल है उसमें चेंजेस हैं, उसके कारण ये इस तरह की जो समस्याएँ हैं, स्तन कैंसर की जो समस्या है वो बढ़ी है। लेकिन इसके साथ-साथ अगर जागरूकता बढ़ी है, अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ी है, हमारे पास बेहतर स्क्रीनिंग और जागरूकता और जाँच की व्यवस्था हुई है, तो उससे भी मामले ज़्यादा रिपोर्ट किए जा सकते हैं। तो दोनों तरह की चीज़ों में अगर स्तन कैंसर के मामले निकलते हैं, तो इससे एक गंभीर समस्या का हमें पता चलता है और समस्या वाक़ई गंभीर भी है, महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या है और अगर एक महिला के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या है, तो निश्चित तौर पर एक परिवार से जुड़ी हुई समस्या है और भारत के समाज में इसका एक गंभीर असर, किसी भी बीमारी का गंभीर असर दिखाई देता है, तो इसका भी दिखाई देगा। शराब, तंबाकू, निष्क्रिय जीवन शैली, स्तनपान की कमी जैसे जो समस्या हैं, उनमें इस तरह की समस्याएँ दिखाई दे रही हैं। महिलाएँ अधिक प्रभावित होती हैं हालाँकि स्तन कैंसर से, लेकिन पुरुषों में भी स्तन कैंसर हो सकता है, इसलिए नियमित जाँच वगैरह-वगैरह सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। यहाँ पर चिकित्सा की प्रगति हुई है, जैसे कि आप जानते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं। यहाँ तक कि हेल्थ इंश्योरेंस भी बढ़ा है, हॉस्पिटल भी बढ़े हैं, डॉक्टर्स भी बढ़े हैं, सारी चीज़ें सभी में प्रगति वृद्धि हो रही है। लेकिन
लेकिन लोग आर्थिक और भौगोलिक कारणों से भी इलाज तक नहीं पहुंच पाते, इलाज नहीं प्राप्त कर पाते और इसको लेकर जागरूकता बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सारी जो चीज़ें हैं, यहाँ से आप ये प्रोजेक्ट पिंक आर्मी के बारे में देख सकते हैं और बाकी जो समस्याएँ हैं, क्यों हो सकता है, उनको यहाँ से याद कर सकते हैं। ये जो 4 पॉइंट है, वो आप लिख सकते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे लास्ट में है आज हमारे पास विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। तो ये जो मिशन है, पहले इस तरह का एक मिशन चलता था मनरेगा, एक योजना थी मनरेगा योजना। योजना में क्या होता था, जो भी लोग ग्रामीण परिवारों में रहते हैं, गाँवों में रहते हैं, प्रत्येक परिवार को साल भर में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की यहाँ पर गारंटी दी गई थी। अब गारंटी दी गई थी और आप अगर अनस्किल्ड लेबर, अगर आप पहले तो 18 वर्ष से ज़्यादा के हैं, एडल्ट हैं, आप अगर अनस्किल्ड लेबर करने के इच्छुक हैं, तो आपको ये रोज़गार उपलब्ध कराए जाएँगे। अगर रोज़गार उपलब्ध नहीं करवाया जाता है तो आपको इसके बदले में बेरोज़गारी भत्ता मिलता था। अब ये व्यवस्था थी ताकि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोज़गार मिल पाए। इस रोज़गार का इस्तेमाल ग्रामीण क्षेत्रों में वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए, नहरों के रखरखाव के लिए, तालाबों के रखरखाव के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए किया जा सकता था। ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूरी योजना में सोची गई थी ताकि एक तरफ बेरोज़गारी को कम किया जा सके, दूसरी तरफ एसेट बढ़ाए जा सकें और लंबे समय से योजना चल रही थी, लेकिन अब इस योजना को बदल दिया गया है और एक नई योजना आई है और ये वाली जो योजना है, ये योजना है विकसित भारत ग्रामीण फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, बीबीजी रामजी मिशन। और इसके लिए एक्ट भी पारित किया गया है, तो 2025 का एक्ट। जैसे पिछले साल जो योजना आई थी, दिसंबर में आई थी शायद, तो हमने इसके बारे में चर्चा भी की थी। हालांकि लंबे समय से मनरेगा से पहले भी इस तरह के एक्ट थे, जैसे रूरल मैन पावर प्रोग्राम 1960 के दशक में था, जवाहर रोजगार योजना 1993 में थी, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना थी, फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम तक बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चल रही है जो ग्रामीण स्तर पर, गांव के स्तर पर, क्योंकि हम जानते हैं ग्रामीण स्तर पर आज भी हमारे यहाँ लगभग 60 से 65 आबादी रहती है, 60 से 65% आबादी रहती है और इस 60 से 65% आबादी में अधिकांश लोग या तो खेती में लगे हुए होते हैं या फिर खेती में जो कृषि मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं और इसके चलते इनके पास जो सीज़न का काम होता है वही होता है, बाकी समय बेरोज़गार होते हैं और इस बेरोज़गारी के कारण फिर इनकी आर्थिक हालत भी अच्छी नहीं होती, शिक्षा, स्वास्थ्य तक इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। हो सकता है कि कई लोग आर्थिक तंगी के चलते, रोज़गार की कमी के चलते पलायन भी करते थे, यहाँ तक कि अपराध की तरफ भी बढ़ते थे। तो इसके लिए इस तरह की योजनाएँ चालू की गई है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोज़गार जनरेट किया जा सके। गरीबी को कम करना है, ग्रामीण रोज़गार बढ़ाना है और बुनियादी ढाँचा विकसित करना है, ये इसके लक्ष्य रहे हैं। मतलब इस तरह की कोई सी भी योजना निकलेगी, आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। तो गरीबी कम करना है, ग्रामीण रोज़गार बढ़ाना है और बुनियादी ढाँचा, ग्रामीण बुनियादी ढाँचा भी विकसित करना है। 3 जो लक्ष्य हैं, 3 लक्ष्य जो मुख्य हैं, आप यहाँ से इन 3 पॉइंट को याद करके कहीं भी चिपका सकते हैं, ठीक है? इसके बाद जो मनरेगा थी, मनरेगा योजना में 100 दिन का रोज़गार, हाँ। मनरेगा योजना में 100 दिन का रोज़गार दिया जाता था, 100 दिन का रोज़गार जिसमें साथ में डिजिटल भुगतान किया जाता था, आधार लिंकिंग, जियो टैगिंग, ये सारी तकनीकों का भी इस्तेमाल किया गया था ताकि सही पैसा सही जगह पर पहुँच सके और काम वास्तव में हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी निगरानी की जा सके। लेकिन यहाँ पर भी भ्रष्टाचार था, धन का दुरुपयोग होता था, अधूरे काम होते थे, मशीनों का उपयोग तक होता था, बहुत कम परिवारों को ही 100 दिन का रोज़गार मिल पाता था। ये सारी कमियाँ थी और इन कमियों को दूर करने के लिए अब नई योजना आई है और नई योजना आई है, इसमें भी जो टारगेट हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, वो है गरीबी को कम करना, कनेक्टिविटी बढ़ाना, डिजिटल प्रसार करना और विविध आजीविकाओं में मतलब उपलब्ध कराना वगैरह-वगैरह। ये सारे काम यहाँ पर भी है, ये सारे लक्ष्य यहाँ पर भी है। अब इसमें ये जो लक्ष्य है, ये जो नई वाली योजना है, इसमें एक बार हम देखें तो इसमें पहले तो मनरेगा को रिप्लेस किया जा रहा है। दूसरी बात कि यहाँ पर 125 दिन के रोज़गार की गारंटी एक रूरल परिवार को दी गई। परिवार को दी गई है, मान लीजिए परिवार में 2 लोग हैं तो दोनों को मिलकर 125 दिन की गारंटी है। तो एक हाउसहोल्ड को, इंडिविजुअल को नहीं। तो 125 दिन के रोज़गार की गारंटी दी गई है। रोज़गार की गारंटी मतलब रोज़गार न मिलने पर आपको मिलेगा बेरोज़गारी भत्ता, ठीक? फिर यहाँ पर
4 चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है। 4 प्रायोरिटी एरिया हैं, 4 प्रायोरिटी एरिया याद रखने हैं आपको, ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये 4 प्रायोरिटी एरिया है आपका वाटर सिक्योरिटी, फिर है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, या क्लाइमेट के प्रति जो आपको तैयारी करनी है उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी तैयारी करनी है उसके लिए यहाँ पर सारा पैसा और सारा श्रम इन्वेस्ट किया जाना है। तो 4 प्रायोरिटी एरिया याद रखने हैं आपको, वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट रेजिलियंस। ठीक, इसके बाद है जो प्लानिंग है वो प्लानिंग होगी नेशनल के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। ये इसकी सबसे बड़ी आलोचना भी है कि पहले क्या होता था मनरेगा में ग्राम पंचायत तय करती थी क्या काम करवाने हैं और नीचे से ऊपर काम चलते थे। लेकिन यहाँ पर जो राष्ट्रीय स्तर से इसको इंटीग्रेट किया गया है, प्लानिंग वहाँ से और सारी फंडिंग वहाँ से, और नॉमिनेटिंग फंडिंग होगी क्योंकि इसमें जो काम पहले से तय है उन कामों के हिसाब से पैसा तय होना है और इसके लिए इसे ऊपर से तय किया जा रहा है, लिंक किया जा रहा है। ठीक, फिर है यहाँ पर पांचवा जो इसका पॉइंट है, पांचवी जो बात है वो ये है कि जब भी खेती में काम होगा, उन खेती में काम करने के लिए जो श्रमिक है वहाँ पर उस समय जब खेती में बुआई का या कटाई का सीजन होगा तो विकसित भारत जो योजना है उसका काम रोक दिया जाएगा ताकि जो श्रमिक है वो खेती से भी पैसा कमा सके, खेती से भी काम ले सकें और ये जो योजना है यहाँ से भी रोजगार प्राप्त कर सकें। ठीक, प्रेडिक्टेबल फंडिंग फ्रेमवर्क है, जैसे हमने बात की कि पैसा पहले से तय होना है कि कहाँ पर क्या काम होगा और उसके हिसाब से ही सारी फंडिंग आनी है। फिर ट्रांसपेरेंसी वगैरह के लिए एआई बेस्ड मॉनिटरिंग, रियल टाइम डैशबोर्ड और मॉनिटरी जो मैंडेटरी सोशल ऑडिट वगैरह वगैरह, ये सारी व्यवस्था भी यहाँ पर है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्ट्रक्चर है, मतलब केंद्र प्रायोजित योजना है। तो ये जो 2 चीज़ें हैं इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा आलोचना है कि केंद्र प्रायोजित योजना बना दी गई है। पहले केंद्रीय क्षेत्र की योजना थी, मतलब सारा जो पैसा था वो केंद्र सरकार देती थी मनरेगा में। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि इस योजना में अलग अलग राज्यों, जैसे बड़े राज्य हैं तो 60-40 के रेशो में खर्च करेंगे और छोटे राज्य हैं तो 90-10 के रेशो में पैसा खर्च होने वाला है। बाकी पहले भी बेरोजगारी भत्ता अगर काम न मिला तो राज्य सरकारें देती थी, अभी भी राज्य सरकारें ही देंगी। ठीक, 4 जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो हैं जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका, अवसंरचना और जलवायु संबंधी कार्य करना। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। विकसित भारत ग्रामीण राष्ट्रीय स्टैक से इसे जोड़ा जाएगा और जो सभी जो परिसंपत्ति है, जो सारा काम होगा उसको यहाँ से लिंक करेंगे। ठीक, फिर केंद्रीय क्षेत्र की योजना पहले थी, अब केंद्र प्रायोजित योजना है। बड़े राज्यों में 90-10, छोटे राज्यों में 90-10, बड़े राज्यों में 60-40 और यूटीज में पूरा जो 100% पैसा है वो केंद्र सरकार देगी। इसके बाद जो प्रशासनिक खर्च है वो पहले 6% था, अब 9% होने वाला है क्योंकि पूरी योजना में सिर्फ मजदूरी पर पैसा तो खर्च होने वाला नहीं है, साथ में हमारा जो प्रशासनिक अमला है वो भी लगने वाला है, प्रशासनिक अधिकारी भी लगने वाले हैं, यहाँ पर दूसरा खर्चा भी होने वाला है, इसलिए प्रशासनिक कार्यों के लिए बजट का 9% अलग से रखा है। ठीक, एआई आधारित निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन, जीपीएस ट्रैकिंग, रियल टाइम डैशबोर्ड वगैरह 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 वगैरह, ये सारी चीज़ें भी हैं और यहाँ पर सोशल ऑडिट का भी प्रावधान किया गया है। इम्पैक्ट होगा, रोजगार बढ़ेंगे, बुनियादी ढांचा मजबूत होगा, जलवायु के प्रति जो हमें तैयारी करनी है वो तैयारी भी हो जाएगी। मनरेगा और इसके डिफरेंस की बात करें तो 100 दिन, यहाँ पर 125 दिन। यहाँ पर कोई फोकस्ड एरिया नहीं था, जहाँ पर भी रोजगार जनरेट हो सकते थे किए जाते थे, लेकिन यहाँ पर 4 क्षेत्रों में फोकस किया गया है। 4 क्षेत्र कौन कौन से, अब भी हमने ऊपर 2 बार देख लिए। ठीक है, मनरेगा में केंद्र सारा पैसा देती थी, जितना भी मजदूरी का पैसा बनता था वो सारा पैसा केंद्र सरकार देती थी और जो बेरोजगारी भत्ता था वो राज्य सरकार देती थी। लेकिन यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता तो राज्य सरकार देने ही वाली है, लेकिन साथ में मजदूरी का जो पैसा है उसमें भी राज्यों की हिस्सेदारी होने वाली है। राज्यों के पास पहले से ही पैसा नहीं है, राज्य पहले से ही अपनी आर्थिक तंगी, आर्थिक हालत को लेकर शिकायत कर रहे हैं और उसके ऊपर इस योजना में भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में लोगों को आजीविका, लोगों को रोजगार, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए जो योजना लाई गई है उसमें राज्यों के ऊपर आर्थिक बोझ डाला गया है, तो इसको लेकर आलोचना भी की जा रही है। फिर मनरेगा में काम को रोका नहीं जाता था, साल भर में अगर एक तरफ खेती का काम चलता था वहाँ से भी मजदूरी जो मिलती थी, लेकिन उस समय यहाँ पर काम रोका नहीं जाता था। लेकिन विकसित भारत
जो ग्रामीण रोजगार एंड आजीविका मिशन है उसमें जब खेती का काम होगा तब योजना को पॉज कर दिया जाएगा, और जब खेती के सीजन के बीच में जो अंतराल होता है जहाँ पर सामान्य तौर पर रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, उस समय में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ये बात यहाँ पर सबसे अच्छी है, और ये जो बातें हैं ये उतनी ज़्यादा ठीक बात नहीं है। फिर यहाँ पर डिमांड बेस्ड काम होता था, जहाँ पर भी काम की मांग होती थी वहाँ पर काम दिया जाता था और उन्हें पैसा पहुँचाने की ज़िम्मेदारी सरकार की होती थी। लेकिन यहाँ पर नॉर्मेटिव फंडिंग है, यहाँ पर पहले से ही तय होता है कहाँ कितना कैसा काम करवाना है वगैरह वगैरह। ठीक है। ग्राम पंचायत प्लानिंग करती थी और ग्राम पंचायत की केंद्रीय भूमिका थी, लेकिन यहाँ पर ग्राम पंचायत की केंद्रीय भूमिका नहीं है, क्योंकि ग्राम पंचायत गाँव की लोकल समस्याओं को जानती है, मजदूरों को जानती है, अपनी अपनी ज़रूरतों को जानती है, और वहाँ से उन्हें प्लानिंग में भागीदार बनाया जाना था, लेकिन नहीं बनाया गया है। यही एक बड़ी आलोचना है। एक आलोचना ये है, एक आलोचना ये है, एक आलोचना ये है। ठीक। बाकी जो अच्छे बदलाव होते हैं वो तो अच्छे ही होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो खराब बदली जाती हैं वो उनको लेकर आलोचना की जानी चाहिए और सरकार से डिमांड की जानी चाहिए कि उन्हें भी सही करें। ठीक। इसके अलावा हमारे पास आज का जो पहला सवाल है, पहला एमसीक्यू है, जिसमें पहला स्टेटमेंट है कि राज्यपाल RN रवि का तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल, ये जो है इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है। दूसरा है कि RN रवि तमिलनाडु की निर्वाचित सरकार के साथ अक्सर टकराव रहा। ठीक है। तीसरा है कि उन्होंने कई बार अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल अभिभाषण देने से परहेज किया। इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाएंगे, प्योर राजनीतिक सवाल है। चूंकि जैसे हमने बात की थी कि आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल रहने वाला है, तो उसके हिसाब से वो था। दूसरा सवाल है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 176 राज्यपाल के अभिभाषण से संबंधित है। बिल्कुल है। ठीक। दूसरा, यह अभिभाषण राज्यपाल की व्यक्तिगत नीतियों और विचारों को प्रस्तुत करता है। नहीं, व्यक्तिगत नहीं, सरकार की नीति, सरकार के विचार। तीसरा स्टेटमेंट है कि यह अभिभाषण राज्य सरकार की नीतियों और विधायी कार्यक्रमों को दर्शाता है। ठीक बात। चौथा स्टेटमेंट है कि इस अभिभाषण में उठाए गए विषयों पर सदन में चर्चा की व्यवस्था होती है। जी बिल्कुल होती है। जब राज्यपाल अपना अभिभाषण देते हैं उसके बाद उस पर चर्चा होती है, पक्ष विपक्ष दोनों बोलते हैं, और फिर सबसे आखिरी में धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है। तीसरा सवाल है कि नेपाल के 2026 के चुनावों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी के प्रत्यक्ष निर्वाचन वाली अधिकांश सीटों पर जीत हासिल की है। ठीक है, की है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस चुनाव में नेपाल की पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती दी है। ठीक है। बालेंद्र शाह को RSP राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया। ठीक है। बालेंद्र शाह ने झापा क्षेत्र से KP शर्मा ओली को पराजित किया है। ये बात भी सही है। चौथा सवाल है कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव सदन में लाया जा सकता है। बिल्कुल लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व नोटिस की आवश्यकता होती है। ठीक है, 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। और तीसरा स्टेटमेंट है कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक बात है तीनों। पांचवा सवाल है कि लोकसभा भंग होने पर अध्यक्ष का पद तुरंत समाप्त नहीं होता है। दूसरा स्टेटमेंट, अध्यक्ष अपने इस्तीफे को उपाध्यक्ष को लिखित रूप से दे सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट, यदि अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य नहीं रहते तो उन्हें पद छोड़ना पड़ता है। ठीक है। आर्टिकल 94 एक बार रिवाइज कर लेंगे तो ये सवाल बन जाएगा, या इस तरह का कोई भी सवाल आएगा तो बन जाएगा। कीरा पक्का में प्रस्तावित कचरे से ऊर्जा संयंत्र प्रतिदिन लगभग 2400 टन कचरा। ठीक है, मतलब इस तरह का सवाल भी नहीं पूछा जाएगा कि कितना कचरा कहीं पर लोकल बॉडी में अगर है तो। दूसरा स्टेटमेंट है कि संयंत्र की स्थापना। ठीक। सातवां सवाल है कथन और कारण वाला कि भारत में स्तन कैंसर के मामले में पिछले 3 दशकों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ठीक है, क्योंकि बेहतर स्क्रीनिंग और जागरूकता के कारण अधिक मामलों की पहचान हो रही है। जी, ये बात भी सही है, हो सकता है ऐसा। आठवां सवाल है राज्यपाल का अभिभाषण राज्य सरकार की नीति और कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता है, क्योंकि राज्यपाल संवैधानिक रूप से मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं। बिल्कुल सही बात है। 9वां सवाल है कि ईरान में सर्वोच्च नेता का चयन असेंबली ऑफ एक्सपर्ट द्वारा किया जाता है, क्योंकि ईरान की राजनीतिक व्यवस्था वंशानुगत शासन पर आधारित है। देखो, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। वंशानुगत शासन पर आधारित नहीं है, आधारित नहीं है, और इस तरह की व्यवस्था का विरोध होता आया है। लेकिन यहाँ पर इस तरह की जो चुनाव है, इस तरह का जो चुनाव है वो हुआ है और उसको लेकर ही चर्चा है। मतलब सी सही होगा, पहला सही दूसरा गलत। 10वां सवाल है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिन की
रोजगार की गारंटी 125 दिन रोजगार सुनिश्चित करता है। ठीक है, यह योजना पूर्णतः केंद्रीय क्षेत्र की केंद्र प्रायोजित योजना हो गई है, गलत है। इस योजना के अंतर्गत कार्यों को जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका अवसंरचना और जलवायु लचीलापन से जोड़ा गया है। ठीक है, और चौथा स्टेटमेंट है कि इस योजना में सामान्य राज्यों के लिए केंद्र और राज्य के बीच 60-40 मॉडल। ठीक है, 60-40, बड़े राज्य हैं तो 60-40, छोटे राज्य हैं तो 90-10, और यूटी है तो 100% पैसा केंद्र सरकार ही देने वाली है। आखिरी सवाल था। सारी न्यूज़ देख ली है और रिवीजन भी कर लिया है, एमसीक्यू भी हो गए हैं, तो सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं आज के लिए। बाकी आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।